पैट्रिशिया डिक। अंक 5। मालती देवी मेरी पूर्व परिचिता थी। उनसे मेरी मुलाकात उन्हीं के एक एक्सीडेंट के दौरान हुई थी। एक दिन मैं बाजार जा रही थी, तब उन्हें सड़क पर घायल पड़े देखा और उनकी मदद करने की कोशिश की थी। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई और मरहम पट्टी करवाई। जब वहां से निकलकर हम बाहर आए तो उन्होंने मुझसे पूछा, बेटी, अपने बारे में तुमने कुछ बताया ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी बेटी हो और कलकत्ता में कहां रहती हो? मैंने उत्तर देते हुए कहा, मेरा नाम पार्वती है। मेरे पिता प्रोफेसर जगन्नाथ दीक्षित पास ही माणिकचंद कॉलेज में पढ़ाते हैं। हम लोग वही कॉलेज कैंपस में रहते हैं। मेरी बात सुनकर ओह कहते हुए वह प्रसन्न हो उठी और मुझे सर से पांव तक निहार कर बोली, तुम बहुत भली हो बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर सदा तुम्हारा कल्याण करे। उन्हें जाने को तैयार देख मैंने सौजन्यवश कहा, चलिए मां जी, मैं आपको आपके घर तक पहुंचाए देती हूं। इस पर उन्होंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटी, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तब मैंने नमस्ते करके उनसे विदा ली और अपने घर की ओर चल पड़ी। सुनील, इस घटना को मैं लगभग भूल ही चुकी थी कि एक दिन वह महिला अकस्मात हमारे घर आ पहुंची। मैंने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि वे अपने बारे में तो इक्का दुक्का बातें ही कर रही थीं, किंतु मेरे बारे में जानने को काफी उत्सुक थीं। जब मैं उनकी किसी बात का जवाब दे रही होती तो वे बड़े ही मुग्ध भाव से मेरी ओर निहारती हुई मुस्कुराती रहती। उनका व्यवहार मुझे विचित्र प्रतीत हुआ। उन्हें चाय नाश्ता कराकर मैं काफी देर उनसे बातें करती रही। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कहीं जाने की जल्दी नहीं है और वे जमकर बैठने के इरादे से यहां आई हैं। ये देख मैंने कहा, मां जी, घर का बहुत सारा काम करने को पड़ा है और फिर मुझे कॉलेज भी जाना है। आप अगर बुरा न माने तो बैठकर मेरी दादी से बातें करें। इस पर वे बोल पड़ी, हां हां बेटी, जरूर, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारी दादी से बातें करूंगी। मैं दादी को बुला लाई। मालती देवी से उनका परिचय करवाकर खुद काम में लग गई। उस दिन के बाद तो उनका हमारे घर आने का सिलसिला ही शुरू हो गया। वे अक्सर शाम को आ जाती और घंटों मेरे साथ बैठकर बातें करती रहती। मेरे हाथ की बनी चाय और पकवानों की वे तारीफें करती नहीं थकती। मेरे सौंदर्य और स्वभाव पर तो वे मुग्ध थी ही। दादी ने भी मुझे बताया कि वे मेरी रुचियों और मेरे आचार विचार पर ढेर सारे प्रश्न पूछती थीं और अपने मनोनुकूल उत्तर पाकर खिल उठती थीं। कुल मिलाकर उनका यह व्यवहार मुझे अनोखा लग रहा था। हमारे घर आने का उनका सिलसिला जिस तरह शुरू हुआ था, उसी तरह एक दिन अचानक बंद भी हो गया। महीनों बाद जाकर आज उनकी सूरत दिखाई दी थी। आइए मां जी, कहते हुए मैंने उन्हें सोफे पर ला बिठाया और कहा, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, वरना पता नहीं जीवन में फिर कभी आपसे मिलना होता भी या नहीं। हम आज ये घर खाली करके जा रहे हैं। जानती हूं बेटी, इसीलिए तुम्हें सचेत करने यहां आई हूं। उनकी इस बात पर मैं और पिताजी आश्चर्यचकित हो उनका मुंह ताकने लगे। वे अपनी रौ में बोलती रहीं, बेटी, तुमसे भेंट होने के दिन से ही मेरे मन में तुम्हें अपनी बहू बनाने की अभिलाषा जाग उठी थी। ये जानकर कि तुम्हारे पिता सेठ माणिकचंद कॉलेज में पढ़ाते हैं, मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उनसे तो सहज ही तुम्हारे विवाह की बात चलाई जा सकती है। और उस दिन के बाद मैं प्रायः तुम्हारे घर आने जाने लगी। तुम्हारा विनम्र स्वभाव, तुम्हारा रूप सौंदर्य, सभी कुछ मनमोहक था। फिर भला मैं तुम पर क्यों न रीझ उठती? तुम्हारे गुणों को देखकर मेरे मन में पक्का विश्वास जम गया कि तुम ही मेरे बिखरते परिवार को संभाल सकती हो। यदि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर आ जाओ तो हमारे भाग जाग उठेंगे।
और मेरा आवारा बेटा सुधर जाएगा। बेटी, मैं अभागे विनीत की मां हूं। तुम्हें अपने परिवार के लिए परम सौभाग्यशालिनी समझकर ही मैंने अपने पति के आगे तुम्हारे और विनीत के रिश्ते की बात छेड़ी थी। पर मेरी बात पर विनीत के पिता एकदम भड़क उठे और कहने लगे, पागल हो गई हो क्या विनीत की मां? अरे मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी है क्या जो मैं एक मामूली मास्टर की बेटी से उसका विवाह कर दूं? मेरे एक ही इशारे पर बड़े से बड़े करोड़पति अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर मेरे दरवाजे पर नाक रगड़ने लगेंगे और तुम मुझे उस भुक्खड़ जगन्नाथ के घर रिश्ता मांगने के लिए जाने की बात कर रही हो? उनका यह उत्तर सुनकर मैं चुप लगाकर बैठ गई। बेटी, मुझे तुम्हें यह बताने में कोई संकोच नहीं है कि उन्हीं दिनों विनीत एक स्कैंडल का शिकार बन गया। वह चरस गांजा रखने के जुर्म में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके हवालात भेज दिया गया। बड़ी मुश्किल से विनीत के पिता ने मामले को रफा दफा करवाकर विनीत को छुड़ाया है। उसके इस कारनामे से सभी जान चुके हैं कि विनीत कैसे चरित्र का लड़का है। वह तो कमीज की तरह रोज लड़कियां बदलता रहता है। उसके अवगुणों की दास्तान अब किसी से छुपी नहीं है। अपने सपूत के सारे दुष्कर्म जानकर सेठ माणिक चंद के पांवों तले की जमीन खिसक गई। उन्हें आभास हो गया है कि अब करोड़पति तो क्या, कोई शरीफ झोपड़े वाला भी विनीत को अपनी लड़की नहीं देना चाहेगा। इसीलिए वे शादी का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे घर आए थे। किंतु जब तुम्हारे पिता ने उस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया तो बाप बेटे दोनों प्रतिशोध की भावना से भर उठे और तुम्हारे पिता को किसी भी तरह मजबूर करने पर आमादा हो गए। यही कारण था कि मेरा तुम्हारे घर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। किंतु आज उन दुष्ट बाप बेटों के मंसूबे जानकर तुम्हारे पास आने को मजबूर हुई हूं। मैंने उन दुष्टों को यह कहते सुना है कि पार्वती का सर्वनाश करके उसे किसी कोठे पर बिठा दिया जाए। यह सुनकर मेरा कलेजा कांप उठा और मैं तुम्हें आगाह करने के लिए यहां आई हूं। तुम कॉलेज कैंपस का यह क्वार्टर तो क्या, हो सके तो कलकत्ता शहर ही छोड़कर कहीं दूर चली जाओ, अन्यथा ये राक्षस पता नहीं क्या कर डालें। इसके बाद वे पिताजी की ओर हाथ जोड़कर बोली, प्रोफेसर साहब, मेरी जिंदगी तो उनके बीच नर्क बन ही चुकी है, पर आप अपनी बेटी की जिंदगी बचा लीजिए। इसे लेकर यहां से कहीं दूर चले जाइए जहां वे पहुंच न पाए। इससे पहले कि पिताजी उन्हें कोई जवाब दे पाते, वे अपने आंचल में मुंह छिपाए तेजी से बाहर निकल गई। मालती देवी के वहां से जाने के बाद हम पिता पुत्री भी दादी को साथ लेकर कॉलेज कैंपस से रवाना हो गए। शायद ऐसा ही कुछ अंदेशा पिताजी को पहले से था। उन्होंने कलकत्ता से दूर ललुआ में एक मकान किराए पर ले लिया था। मकान बहुत ही छोटा और सीलन भरा था। सकरी सी गली में स्थित इस मकान में सिर्फ 2 कमरे थे। न तो कोई आंगन था, न ही बरामदा। ऐसी तंग जगह में रहने की हम में से किसी को आदत नहीं थी, पर जो भी मिला उसी को अपना मुकद्दर समझकर संवारने में जुट गए। अगले ही दिन से पिताजी रोज सवेरे घर से निकल जाते और देर शाम तक लौटा करते थे। कई दिनों तक यही सिलसिला जारी रहा। वे कहां जाते हैं और दिन भर क्या करते हैं, यह न तो मैंने पूछा न ही पिताजी ने बताया। हां, शाम को घर लौटने पर वे थकान से चूर जरूर नजर आया करते थे। एक दिन वे जरा जल्दी लौट आए। उस दिन वे काफी प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने बताया कि उन्हें एक ऑफिस में काम मिल गया है। यह सुनकर मुझे और दादी को अपार प्रसन्नता हुई। अगले दिन से रोज सुबह तैयार होकर वे काम पर चले जाते और शाम होते होते घर लौट आया करते थे। जिंदगी की नैया जो हालात के थपेड़ों में पड़कर लगातार डगमगा रही थी, अब जैसे शांत पानी पाकर अपनी दिशा की ओर बढ़ने लगी।
सुख चैन तो जैसे हमारे नसीब में बदा ही नहीं था। कुछ महीनों बाद मैंने देखा कि पिताजी अत्यंत तनावग्रस्त और खोए खोए से रहने लगे हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि कहीं अपने अंदर अपने आप से ही लड़ रहे हैं। फिर एक दिन असमय ही घर लौटकर उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। इधर पिताजी की उद्विग्न मनःस्थिति देखकर मैं मन ही मन आशंकित रहने लगी थी कि यदि उन्हें कुछ हो गया तो मेरा और दादी का क्या होगा। इसीलिए मैंने यह पक्का निश्चय कर लिया था कि अब मैं आगे की पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना शुरू करूंगी। आज पिताजी द्वारा नौकरी छोड़ने की बात बताने पर मुझे मौका मिल गया और मैंने अपनी नौकरी करने की मंशा पिताजी के सामने व्यक्त कर दी। मेरी इच्छा जानकर पिताजी ने चौंक कर मेरी ओर देखा और बोले, मेरे होते हुए तू नौकरी करेगी? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पिताजी? मैंने दृढ़ स्वरों में पूछा। मैं पढ़ी लिखी हूं, मेरी जैसी हजारों लड़कियां आज नौकरी कर रही हैं, फिर मेरे नौकरी करने में क्या हर्ज है? मेरे इस सवाल पर पिताजी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए, मानो भीतर ही भीतर फैसला कर रहे हो कि जो बात वे मुझसे कहना चाहते हैं उसे कहें या न कहें। इसके बाद एक लंबी सांस खींचते हुए थोड़े संकोच भरे स्वर में वे बोले, जो बात मैं तेरे सामने कहना नहीं चाहता था, लगता है तो मुझसे कहलवाए बगैर नहीं मानेगी। तू जानती है मैंने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी? मेरे नौकरी छोड़ने के पीछे आज का दूषित माहौल ही जिम्मेदार है। मैं जिस ऑफिस में काम करता था वहां का माहौल भी बहुत खराब था। वह ऑफिस कम अय्याशी का अड्डा ज्यादा प्रतीत होता था। स्टाफ के सभी सदस्य मैनेजर की जी हुजूरी करते हुए बड़ी मौज मस्ती में समय गुजारा करते थे। काम में किसी को दिलचस्पी नहीं थी, होती भी क्यों? उन्हें मेरे रूप में एक लदुआ घोड़ा जो मिला हुआ था। सब के सब अपने हिस्से का काम भी मेरे ऊपर लाद कर अपने आप में मस्त रहते थे। ऑफिस के मैनेजर साहब तो उनसे भी 2 कदम आगे थे। वह किसी भी लड़की को अपने केबिन में बुलाकर घंटों बंद कमरे में क्या करते रहते थे वो भगवान ही जाने। ऑफिस के इस माहौल के प्रति मेरे मन में घोर अरुचि उत्पन्न होती थी। पूरे स्टाफ में एक ही भली लड़की थी, गीता। उसे मुझसे हमदर्दी थी। वह मेरी ही बगल में बैठती और ऑफिस का काम समझने में मेरी मदद किया करती थी। देखने में तो वह बहुत सुंदर नहीं थी, किंतु उसका स्वभाव बड़ा शालीन और मृदुल था। ऑफिस का सारा काम हम दोनों के ही कंधों पर लादा जाता था। परंतु परसों जो घटना घटी उसने मेरी सहन शक्ति को तोड़ कर रख दिया। परसों शाम को जब मैं अपना काम समेटकर दफ्तर से निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी चपरासी ने आकर कहा, आपको मैनेजर साहब याद कर रहे हैं। प्रत्युत्तर में ठीक है कहकर मैं मैनेजर के कैबिन की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर मैंने देखा मैनेजर साहब एक खूबसूरत सी महिला के साथ बैठे हंसी मजाक में मशगूल हैं। इन महिला को मैं शक्ल से पहचानता था। वे हमेशा ही शाम के समय ऑफिस में आती थीं और घंटों बैठी मैनेजर साहब से बतियाती रहती थी। बाद में उन्हीं के साथ ऑफिस से निकलती भी थी। मैं समझता था कि वे मैनेजर साहब की नजदीकी रिश्तेदार या उनकी मित्र होंगी। मुझे कैबिन में आया देखकर मैनेजर ने मुझसे पूछा, दीक्षित जी, आपने सेजल होटल देखा है? जी हां, मैंने उत्तर दिया। मेरे रास्ते में ही पड़ता है। तो एक काम कीजिए, इन कामिनी देवी को सेजल होटल के रूम नंबर 323 में मिस्टर बोस के पास पहुंचा दीजिए। मैनेजर ने हुक्म दिया। अवश्य, मैंने कहा। जब मैं कामिनी देवी के साथ रूम नंबर 323 में पहुंचा तो वहां मैंने मिस्टर बोस को बड़ी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा करते पाया। कामिनी देवी को देखते ही उन्होंने उन्हें छाती से चिपटाकर बड़ी बेशर्मी से चूमना चाटना शुरू कर दिया। मेरे खखारने पर उन्हें मेरी उपस्थिति का ध्यान आया। बोस साहब अपने पर्स से
100 के 2 नोट निकालकर मुझे थमाने ही वाले थे, तभी कामिनी देवी कह उठी, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और मेरी ओर उन्मुख होकर बोली, धन्यवाद दीक्षित जी, अब आप जा सकते हैं। मैं वहां से निकल पड़ा, लेकिन यह सब मुझे कुछ अटपटा सा लगा। अगले दिन मैंने अपने ऑफिस के सहकर्मी गीता को इस घटना के बारे में बताकर उन महिला के विषय में जानकारी हासिल की। गीता ने जो कुछ बताया उसे सुनकर तो मेरा दिमाग भन्ना उठा। उसने बताया, न तो वह महिला मैनेजर साहब की मित्र है, न ही उनकी रिश्तेदार। सच पूछो तो वह महिलाओं के नाम पर एक कलंक है। उसका पेशा एक कॉल गर्ल का है। मैनेजर साहब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए उसे अपने क्लाइंट्स को सप्लाई किया करते हैं। आप तो जानते ही हैं कि इस ऑफिस में इन जनरल मैनेजर साहब से कहीं ज्यादा पढ़े लिखे और टैलेंटेड लोग फाइलों के ढेर के नीचे दबे हुए हैं। उन्हें कभी ऊपर उठने का मौका नहीं मिल पाया। किंतु श्रीमान जनरल मैनेजर साहब का क्या कहना, मैट्रिकुलेट होते हुए भी अपने इन्हीं करामाती गुणों के कारण वे इस ऑफिस में पूजे जाते हैं और बॉस की नाक का बाल बने हुए हैं। किंतु सर, आप इन पचड़ों में क्यों पड़ रहे हैं? आप तो मुझसे कहीं अधिक समझदार हैं। आपको तो दुनिया की अच्छी तरह से खबर है। बहुत दिन पहले मैंने आपका लिखा हुआ एक लेख पढ़ा था, जिसमें आपने भविष्य में उपजने वाली समाज की बुराइयों की ओर इंगित किया था। उस लेख को पढ़ने के बाद मेरे मन में आपके प्रति असीम श्रद्धा जाग उठी थी। अपने लेख में आपने कितना सही लिखा था कि भविष्य में लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दुर्गुणों को ही अपना ओढ़ना बिछौना बना लेंगे। मानवता को वस्त्रों का संस्कार देने वाली नारी तक स्वयं वस्त्रों को त्यागने पर उद्धत होकर अपने आप को एक बाजारू वस्तु बनाने में तनिक भी संकोच नहीं करेगी। आपकी वही भविष्यवाणी सच हो रही है। उस लेख में आपने ये भी लिखा था, व्यापारे वसति लक्ष्मी, अर्थात व्यापार में लक्ष्मी का निवास होता है और लक्ष्मी सदा पवित्रता में निवास करती हैं। किंतु आज तो लोग अपनी सच्चरित्रता को खूंटी पर टांग वाइन, वुमन और वेल्थ का सहारा लेकर घटिया से घटिया माल बाजार में बेचकर रातों रात करोड़पति बनने को आतुर हैं। यही कारण है कि समाज में नैतिकता का पतन होता जा रहा है। समाज के जो कर्णधार समाज और संस्कृति को उत्तुंग शिखर पर पहुंचाने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हैं, आज वही बड़े बड़े घोटालों में लिप्त होकर समाज और संस्कृति को रसातल में ले जा रहे हैं, अर्थात रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। आपने ठीक ही लिखा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन एक भी चरित्रवान व्यक्ति ढूंढे नहीं मिल पाएगा जिसे आप अपना आदर्श बना सके। चाहे वो व्यापारी हो, अधिकारी या राजनेता हो, सब के सब पैसे के दास बन जाएंगे। ये सब आज समाज में प्रत्यक्ष परिलक्षित हो रहा है। सर, क्या आप समझते हैं कि ऑफिस के इन लोलुप भेड़ियों की नजर मुझ पर नहीं पड़ी? लेकिन जब भी किसी की बदनजर मुझ पर पड़ती है, मैं अपनी नजरें अपनी पैरों की जूती पर गड़ाकर उन्हें स्पष्ट संकेत दे देती हूं कि मैं बिकाऊ नहीं हूं। इसीलिए मेरे पास कोई भटकता नहीं है। गीता की बातें सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने खिन्न स्वर में कहा, बेटी, इसका तो सीधा अर्थ हुआ कि पिछली शाम मैंने एक वेश्या के दलाल का काम किया। अब मेरा इस ऑफिस में 1 मिनट भी ठहरना मुश्किल है। उसने मुझे समझाते हुए कहा, सर, मनुष्य अपनी परिस्थिति का दास होता है। जिस परिस्थिति के कारण आप इस ऑफिस में नौकरी करने आए, उन परिस्थितियों को देखते हुए क्या आपका नौकरी छोड़ना उचित होगा? परिस्थिति से समझौता करके आप यहां सिर्फ अपना काम कीजिए और कुछ मत कीजिए। इस पर मैंने उत्तर दिया, मैं परिस्थिति से तो समझौता कर सकता हूं, पर अपने सिद्धांतों से नहीं। इस नर्क के बारे में बताकर मेरी आंखें खोलने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
उस दिन जनरल मैनेजर के ऑफिस में पहुंचते ही मैंने अपना त्याग पत्र उसके सामने रख दिया। त्याग पत्र देखकर मैनेजर ने अचकचाकर पूछा, क्या हुआ दीक्षित जी, क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं आप? इस पर मैंने कहा, सब कुछ जानते हुए भी आप अनजान बनना चाहते हैं मैनेजर साहब। आप लोगों का लड़कियां सप्लाई करने का धंधा आप लोगों को ही मुबारक। मैं गरीब जरूर हूं पर कोठे का दलाल नहीं हूं। इतना कहकर मैं ऑफिस से बाहर निकल आया। बेटी, जब मैं पुरुष होकर इस माहौल को झेल नहीं पाया तो तुम्हें ऐसे माहौल में नौकरी करने की इजाजत कैसे दे दूं? इसलिए आज मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम फिर कभी नौकरी करने की बात नहीं करोगी। रह गई रोजी रोटी की बात तो मेरा रिक्शा जिंदाबाद। मैं कमा कर घर चलाऊंगा। मेरी तो अब एक ही दिली तमन्ना है कि कोई कमासुत लड़का देखकर तेरी शादी कर दूं, ताकि उस वट वृक्ष के नीचे तू सदा के लिए सुखी और सुरक्षित हो जाए। विधि की विडंबना तो देखो सुनील, जो कल मेरे भविष्य को सुरक्षित करने की कल्पना में डूबा हुआ था, वह स्वयं कितना लाचार और असुरक्षित हो गया था। उस रात पिताजी ने मेरे भविष्य को लेकर शायद अपने दिमाग पर जरूरत से ज्यादा ही बोझ लाद लिया होगा, जिसके कारण उन्हें उसी रात पक्षघात हो गया। मुझ पर तो मानो मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। पिताजी अस्पताल में भर्ती थे और घर के दरवाजे पर बनिया, दूध वाला और मकान मालिक रुपयों का तगादा करने को खड़े थे। उनका सामना करने के लिए घर में असहाय दादी और मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं था। बस सामने थी तो अजनबी और बेरहम दुनिया। घर में जो भी जमा पूंजी थी उसे दे दिलाकर बड़ी मुश्किल से लेनदारों को विदा किया। लेकिन असली समस्या सामने आते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने पिताजी के इलाज का 7,000 का एक भारी भरकम बिल मेरे हाथ में थमा दिया। सुनील, उस लंबे चौड़े अनजान शहर में मेरा अपना कहने को कोई नहीं था, जो मेरा दुखड़ा सुनकर सहानुभूति के 2 शब्द ही कह देता। सच कहूं तो उस दिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, परंतु तुम तो न जाने कहां खो चुके थे। दादाजी की मृत्यु के बाद सबसे पहले मैंने गांव में तुम्हारी खोज खबर लेने की कोशिश की तो पता चला तुम गांव छोड़कर चले गए हो। कहां गए हो ये किसी को भी मालूम नहीं था, तुम्हारे घर वालों को भी नहीं। दिन तो चिंता के सागर में डूबते उतराते किसी तरह बीत गया, किंतु रात कटनी मुश्किल हो गई। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। हॉस्पिटल का बिल हर वक्त मेरे सामने एक प्रश्न की भांति मुंह बाए खड़ा था। रह रहकर मैं मन ही मन व्याकुल हो उठती थी, यदि हॉस्पिटल का बिल न चुका पाई तो पिताजी को घर कैसे लाऊंगी। लेकिन 7,000 का बिल मैं कहां से चुकाऊं? या तो मैं अपने आप को बाजार में बेच दूं, या भगवान का भेजा कोई ऐसा दाता मिल जाए जो मुझे इस अथाह संकट से उबार ले। इन्हीं सब विचारों में डूबते उतराते अचानक मुझे कनक लता जी का स्मरण हो आया। सवेरा होते ही मैं भागी भागी उनके घर जा पहुंची। मेरे हवाइयां उड़ते रुआसे चेहरे को देखते ही वे समझ गई मैं किसी भारी संकट से ग्रस्त हूं। उन्होंने आगे बढ़कर मेरी बांह थपथपाते हुए पूछा, क्या हुआ? कौन सी मुसीबत आ पड़ी है बेटी? उनके स्नेह और सहानुभूति भरे शब्द सुन मेरे धैर्य का बांध टूट गया और मैंने रोते हुए उनके पांव पकड़ लिए। उन्होंने मुझे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। मुझे रोता देखकर मेरे दुख से विह्वल होकर वे भी रो पड़ी। कुछ देर हम दोनों एक दूसरे की बाहों में यूं ही चुपचाप आंसू बहाते रहे। फिर उन्होंने स्वयं को संयत करते हुए पूछा, पार्वती मेरी बच्ची, आखिर मुझे बता दो क्या हुआ? ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी तुझ पर
जो इस तरह रो रो कर जान दिए जा रही है। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। बेटी धीरज धर कर मुझे बता कि क्या हुआ। जब मुझे तकलीफ का पता चलेगा तभी तो मैं उसका इलाज कर पाऊंगी। मैंने रोते सिसकते हुए उन्हें पिताजी की बीमारी का पूरा हाल कह सुनाया और यह भी बता दिया कि अब पिताजी को घर लाने के लिए अस्पताल का 7,000 का बिल चुकाना है और इस समय इतने रुपए जुटा पाना मेरे लिए असंभव है। मेरी बात सुनकर उन्होंने पिताजी की बीमारी पर बेहद अफसोस जाहिर करते हुए मेरे सर पर स्नेह से थपकी देते हुए कहा, अरे इतनी मामूली रकम के लिए तू रो रो कर बेहाल हुई जा रही है। इतनी छोटी सी बात के लिए तूने अपने मोतियों जैसे कीमती आंसू बहा डाले। चल चल अब अपने आंसू पोंछ ले। ये कहते हुए उन्होंने खुद ही अपने पल्लू से मेरे आंसू पोंछ डाले। फिर हंसकर कह उठी, अब जरा मुस्कुरा दे। जानती है क्यों? क्योंकि आज तेरी कनक आंटी बहुत रईस हैं। कल ही हमें बोनस मिला है कॉलेज से। तुझे 7,000 रुपए चाहिए ना? मैं अभी देती हूं। फिर जैसे कुछ याद करते हुए कह उठी, चल मैं भी तेरे साथ हॉस्पिटल चलती हूं। हॉस्पिटल का बिल भी भर दूंगी और गुरुजी की चरणों में प्रणाम करके उनको अपनी आंखों से देख भी लूंगी। एक रिक्शा पकड़कर हम दोनों अस्पताल पहुंची। हमको आया देख बिस्तर पर असहाय पड़े पिताजी की आंखों से बरबस आंसू बह निकले। ये मूक आंसू आंसू न होकर पिताजी की कायरता और लाचारी के प्रतीक थे। मैंने उन्हें ऐसी बेबसी से रोते कभी नहीं देखा था। मेरे लिए तो वे आज तक एक ऐसे लौह पुरुष थे जिनसे टकराकर हर मुसीबत चकनाचूर हो जाती थी, किंतु उनकी आंखों में छलछलाते दयनीयता के ये अश्रु मेरे दिल को चकनाचूर किए दे रहे थे। सुनील, कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इस घोर संकट की घड़ी में कनकलता जी भगवान बनकर मेरी सहायता के लिए आई थी। उन्होंने हॉस्पिटल का 7,000 का बिल चुकाया और मुझे हिम्मत बंधाते हुए बोली, अब ये रोना धोना बंद कर। मैं हूं ना तेरी मदद के लिए। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे तू तो भाग्यवान है जो तुझे दीक्षित गुरुजी की बेटी होने का सुयोग प्राप्त हुआ है। ऐसे महापुरुष की सेवा के लिए तो मैं अपना सब कुछ त्याग सकती हूं। तुझे जो भी परेशानी आए तो मुझे बताना। उनके ये शब्द सुनकर मैं भावावेग से उद्वेलित हो उनके चरणों में नत हो गई। उन्होंने भी पगली कहीं की कहते हुए मुझे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। हमारे इस भावपूर्ण मिलन को देखकर पिताजी के आंसू भी थम गए। वे बोल तो नहीं सकते थे, परंतु उन्होंने आंखों ही आंखों में कनकलता जी को असंख्य आशीर्वाद दे डाले। तभी डॉक्टर ने आकर पिताजी का चेकअप किया, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी, उनके हाथ पांव हिलाकर उनकी संवेदना को परखा और संतोष से सर हिलाते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, अब ये खतरे से बाहर है। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो मेरी खोई हुई सारी खुशियां वापस लौट आई हैं। डॉक्टर के जाने के बाद कनकलता जी भी जाने को उद्यत हुई। चलते चलते उन्होंने कुछ रुपए मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, बेटी, मुसीबत के दिन सदा नहीं रहते। ये थोड़े से रुपए रख लो, पता नहीं कब दवा आदि की जरूरत पड़ जाए। तुम गुरुजी के पास रहकर उनकी देखभाल करो, मैं शाम को खाना वगैरह लेकर आऊंगी। इतना कहकर उन्होंने दुलार से मेरे गाल थपथपाए और हॉस्पिटल से विदा हो गई। उनके जाने के बाद मैं पुनः पिताजी के कक्ष में लौटी तो मैंने देखा पिताजी निश्चिंत गहरी नींद में सो रहे थे। मैं वहीं पिताजी के बेड के पास स्टूल पर बैठकर अपने आगामी जीवन में आने वाले झंझावातों को झेलने के लिए मन ही मन अपने आप को तैयार करने लगी। इसी उधेड़ बुन के बीच न जाने कब निद्रा देवी ने मुझे अपने आगोश में जकड़ लिया। जब कनकलता जी ने वहां पहुंचकर जगाया तब आंख खुली। मुझे इस तरह सोता पाकर
वे प्रसन्न मुद्रा में कह उठी, चलो अच्छा हुआ कि कुछ देर के लिए सो ली, नहीं तो तुम अपनी भी तबीयत खराब कर लेती। चलो अब उठकर मुंह हाथ धो लो और हम खाना खाने के लिए बैठे। जब तक पिताजी हॉस्पिटल में रहे, कनकलता जी दोनों वक्त नाश्ता और खाना लाकर हमें खिलाती रहीं। पिताजी के डिस्चार्ज होने के दिन हॉस्पिटल का पूरा बिल भी उन्होंने ही चुकाया। पिताजी के अस्पताल से घर लौट आने के बाद अब दादी से उनकी हालत की गंभीरता छुपी रहनी असंभव थी। जब तक पिताजी अस्पताल में थे तब तक तो मैं उनकी बीमारी के बारे में कुछ भी झूठ बोलकर उन्हें बहला दिया करती थी कि यूं ही थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दादी पिताजी की मां थी, उसे मेरी बातों पर शायद दिल से यकीन नहीं होता था। तभी तो वह जब तक पूछती रहती कि अगर थोड़ी बहुत ही तबीयत खराब है तो उसे अस्पताल में भर्ती क्यों करवाया है। अब दादी के इस सवाल का मैं क्या जवाब देती, बस कुछ भी बहाना बनाकर टाल दिया करती थी। लेकिन अब तो पिताजी घर में उनके सामने थे। वह कितना भी कम देखती हो, पर इतना तो देख सकती ही थी कि पिताजी बिना कुछ बोले बिस्तर पर पड़े रहते थे। उनका नित्य कर्म और खाना पीना भी बिस्तर पर लेटे लेटे ही होता था। पिताजी की यह दशा देखकर दादी को गहरा सदमा पहुंचा था। वह हमेशा अपने आप को कोसती रहती थी कि न वह पिताजी को कलकत्ता आने पर मजबूर करती, न पिताजी की यह दशा होती। मैं उन्हें कितना भी समझाती, पर दादी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता था। वह वैसे ही पिताजी के लिए व्यथित रहा करती थी। फिर जिसका मुझे डर था वही हुआ। दादी खुद भी बीमार पड़ गई। अब घर में दो दो गंभीर रूप से बीमार रोगी थे और उनकी तीमारदारी करने वाली अकेली मैं थी। सुबह मुंह अंधेरे बिस्तर से उठकर मेरा दिन जो शुरू होता तो रात गए 12 साढ़े 12 बजे दादी और पिताजी को सुला देने के बाद ही समाप्त होता था। सुबह सुबह झाड़ू लगाने से लेकर बर्तन मांजना, खाना पकाना, कपड़े धोना और बीच में पिताजी और दादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे दौड़ते रहना पड़ता था। कभी कभी कनकलता जी आ जाती तो उन्हें घर में बिठाकर बाजार से जरूरत की चीजें खरीदने के लिए बाहर चली जाती थी। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह खटते रहने के कारण शरीर का पोर पोर दर्द से चटकने लगता था। रात को जो बिस्तर पर गिरती तो मुर्दे के समान हो जाती थी। अब आगे अगले अंक में